नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम जीएस पॉइंटर का भूगोल शुरू कर रहे हैं, जो सामान्य भूगोल है और ये इसके अंतर्गत हम सामान्य भूगोल आज पढ़ेंगे, जो आधारित होगा पूर्व परीक्षा प्रश्नों पर, तथ्यात्मक अध्ययन एवं बिंदुवार संकलन। तो देर ना करते हुए इसको हम शुरू करेंगे, ठीक है? तो आइए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे भारत का सामान्य परिचय। तो सामान्य परिचय को शुरू करेंगे और देखिएगा, क्षेत्रफल सबसे पहले हम देखेंगे। भारत के संदर्भ में सही कथन, संसार का लगभग 2.4% भाग भारत के अंतर्गत आता है। उसके साथ ही ये हम देख लेंगे। दूसरा पॉइंट आपका आ जाएगा कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत देश की जो है बीचों-बीच से गुजरती है, जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बाँटती है। भारत के बारे में सही कथन, यह स्थलमंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए है, यानी भारत के पास है। 3 पॉइंट में ये कह रहा है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। अगला पॉइंट हो जाएगा आपका, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में स्थान रखता है, तो 7वां स्थान रखता है। भारत का क्षेत्रफल विश्व का लगभग 2.4% है, परंतु इसकी जनसंख्या 17.5% 2011 जनगणना के अनुसार निर्धारित करता है। भारत में गाँवों की संख्या 6,40,932 है। ये जनगणना 2011 के अनुसार बताया गया है। वहीं सुमेलन देख लेंगे, भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर लगभग है। भारत का क्षेत्रीय विस्तार या अक्षांशीय विस्तार देखेंगे तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक बताया गया है। भारत का रेखीय विस्तार अगर हम देखेंगे तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक बताया गया है। भारत में राज्यों की संख्या की बात करें तो 28 राज्य 31 अक्टूबर 2019 तक है। वहीं केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो अभी जम्मू कश्मीर और लद्दाख को मिला करके 8 आपके केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे। वहीं भारत के लिए सत्य कथन की बात करें, भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा बड़ा देश भारत है। इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है और इसको समथिंग में देख लेंगे 15,106.7 किलोमीटर है। सर्वप्रथम सूर्योदय इसके अरुणाचल प्रदेश राज्य में सबसे पहले सूर्य उदित होता है। वही नंबर 2 हम पॉइंट लेकर चलते हैं, जो है अक्षांशीय विस्तार। तो इसके बारे में थोड़ा-सा अच्छे से पढ़ेंगे। भारत विस्तार देखेंगे 6.45 डिग्री 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। दूसरे पॉइंट में बता रहा है, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश एवं जम्मू कश्मीर में से किस एक से होकर सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश रेखा गुजरती है? तो राजस्थान से। जो सिक्किम से गुजरती है वही राजस्थान से भी गुजरती है। जोधपुर, जैसलमेर, धौलपुर और नागौर में से जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह है जैसलमेर। ठीक है। अगला देख लेंगे कर्क रेखा और भारत की कर्क रेखा। इससे संबंधित जो प्रश्न बनते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, और ये आने वाले सभी एग्जामों के लिए भूगोल बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होता है और यहाँ से लगभग बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और हमारे एग्जाम बूस्टर चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आगे पढ़ेंगे हम लोग, कर्क रेखा इन राज्यों से होकर गुजरती है तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये कुल 8 राज्यों से जाती है, जो कि अगला प्रश्न भी बनता है। भारत में कर्क रेखा गुजरती है तो 8 राज्यों से। अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर एवं
उज्जैन में से कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित नगर है? तो गांधीनगर सबसे निकटतम। सबसे ज़्यादा निकटतम क्या है? गांधीनगर है, कर्क रेखा से। दिल्ली, कोलकाता, जोधपुर तथा नागपुर नगरों में से कर्क रेखा के निकट है? तो कोलकाता सबसे निकट है। भारत को दो लगभग बराबर भागों में विभाजित करने वाली वाली अक्षांश रेखा है? तो 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री यानी 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश यानी कर्क रेखा जो है लगभग बराबर भागों में बांट देती है। झारखंड, मणिपुर, मिजोरम तथा त्रिपुरा राज्यों में से कर्क रेखा के उत्तर में स्थित भारतीय राज्य है? तो मणिपुर। अगला प्रश्न है आपका, हैदराबाद, चेन्नई, भोपाल तथा दिल्ली शहरों में से जून माह में दिन की अवधि अधिकतम होगी? तो सबसे बड़ा दिन जो है दिल्ली में होता है। जबलपुर, अहमदाबाद और उज्जैन एवं वाराणसी शहरों में से कर्क रेखा से सबसे निकटतम स्थान है? तो जबलपुर। माही, चम्बल, नर्मदा में से कौन कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो माही नदी जो है वो 2 बार कर्क रेखा को काटती है। वहीं हम अगले पॉइंट पे चलेंगे जो कि मानक समय रेखा के बारे में दर्शाया गया है प्रश्न, और यहाँ से भी बहुत ही अच्छे प्रश्न बनते हैं। एक बार यहाँ से भी देखेंगे। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है, जब भारतीय मानक समय के यमुनोत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह 6 बजता है, उस स्थान की अवस्थिति जिस यमनोत्तर पर है तो वह होगा? तो 172 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर जो है यहाँ पर 6 बजेगा। ठीक है। गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित बलांग के स्थानीय समय में कितने घंटे का अंतराल होगा? यानी गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश अगर समय देखा जाए तो 2 घंटे का अंतराल मिलता है। सत्य कथन की बात कर लें तो औरंगाबाद का अक्षांश बड़ोदरा व पुणे के अक्षांशों के बीच है। चेन्नई की तुलना में बेंगलुरु की अवस्थिति की अधिक दक्षिणवर्ती है। ठीक है। तो रीवा, सागर, उज्जैन, होशंगाबाद शहरों में से भारतीय मानक समय आईएसटी देशांतर के निकटतम शहर है। तो रीवा जो है आईएसटी से सबसे निकटतम शहर हो जाएगा। यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न के 10 बजे हैं तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलांग का स्थानीय समय होगा? तो 10:38 हो जाएगा। ठीक है, पूर्वाह्न यानी सुबह का, एएम का। यदि भारतीय मानक समय यमुनोत्तर पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा? तो 14:30 हो जाएगा समय। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र तथा उत्तर प्रदेश राज्यों में से भारतीय मानक समय की यमुनोत्तर नहीं गुजरती है। कहाँ से? महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। आपको पता है भारतीय मानक समय रेखा जो है वो 5 राज्यों से गुजरती है, जिसमें से आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो इस तरह से 5 राज्यों से ये गुजरती है। नागपुर, दिल्ली, पटना और इलाहाबाद में से भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82 डिग्री 30 मिनट से गुजरती है। ये प्रयागराज या इलाहाबाद के नैनी से ये रेखा गुजरती है। ठीक है, तो आगे बात कर लेंगे। इसका प्रश्न देखेंगे। भारत की प्रमाणित मध्याह्न रेखा कहलाती है। तो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर जो है इसकी भारत की प्रमाणित देशांतर रेखा कहलाएगी। भारतीय मानक समय आईएसटी यानी स्टैंडर्ड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एवं ग्रीनविच मध्य टाइम जीएमटी में अंतराल पाया जाता है। तो 5.5 घंटा प्लस में आगे माना जाता है। गुजरात, बेंगलुरु, नागपुर एवं पुणे में से दिल्ली के सबसे समीप है देशांतर पर स्थित शहर होगा? तो बेंगलुरु। यदि अरुणाचल प्रदेश के तिरिप में सूर्योदय 5 बजता है, 5 बजे प्रातः होता है, तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पर तो गुजरात के कांडला में सूर्योदय होगा 7 बजे, यानी 2 घंटे का बीच में अंतराल पाया जाता है। अब हम देख लेंगे सबसे दूरस्थ बिंदु के बारे में जानेंगे।
तो भारत का सुदूर दक्षिण बिंदु जो है, इसे इंदिरा पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। भारत का दक्षिणतम बिंदु की अगर हम बात कर लें, सॉरी, ये हम बात कर रहे थे उत्तर की। एक मिनट। भारत का दूरस्थ दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट है। भारत का दक्षिणतम बिंदु, सबसे दक्षिणतम अगर बिंदु की बात करें तो बड़ा निकोबार, ग्रेट निकोबार में है। भारत के राज्यों में सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करने वाला राज्य है, तो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। भारत का दूर सुदूर पश्चिम का बिंदु है, तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व गुहार मोती गुजरात में भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु स्थित है। भारत का वह स्थान जहां बंगाल की खाड़ी और अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं, वह कन्याकुमारी कन्याकुमारी तमिलनाडु हो जाएगा। अगला हो जाएगा आपका हैदराबाद, भोपाल, लखनऊ और बेंगलुरु में से वह स्थान जो सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है, तो वह स्थान कौन हो जाएगा? लखनऊ सबसे पूर्व स्थित हो जाएगा। अब हम देखेंगे भारत की सीमाओं के बारे में। भारत में जो राज्य हैं, सिक्किम, असम, सिक्किम और बिहार एवं अरुणाचल प्रदेश में से वह भारतीय राज्य जो भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता है, यानी बिहार जो है भूटान के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता है। मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर एवं मिजोरम राज्यों में से वह राज्य जिसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है, तो मणिपुर है, उसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य हैं, तो हम देखेंगे मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल राज्यों में से भूटान के साथ सीमा नहीं मिलती है। किसकी? तो मेघालय की। वह भारतीय राज्य जिसकी अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है, तो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, असम और मिजोरम में से जिस राज्य की सीमा म्यांमार से उभरनिष्ठ नहीं है, तो असम की जो है सीमा रेखा म्यांमार से नहीं लगती है। पाकिस्तान के सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं, इनको भी एक बार देखेंगे। पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, राजस्थान तथा गुजरात, ये जो है पाकिस्तान के साथ सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य हैं। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों की अगर हम बात कर लें, तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम हो जाएंगे। भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है बांग्लादेश की। असम, नागालैंड, मेघालय एवं मिजोरम राज्यों में से बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाने वाला भारतीय राज्य है नागालैंड। अगला प्रश्न रहेगा आपके लिए, भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की जाती है, तो रेड क्लिफ रेखा जो है भारत के साथ सीमा निर्धारित करता है। डूरंड लाइन भारत की सीमा निर्धारित करती है, तो अफगानिस्तान के साथ। मैकमोहन रेखा सीमा बनाती है भारत और चीन के बीच। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा का उदाहरण है, तो अध्यारोपित सीमा हो जाएगी। भारत और चीन के उत्तरी पूर्वी सीमा का सीमांकन करने वाली रेखा है, तो मैकमोहन हो जाएगी। भारत श्रीलंका से अलग होता है, तो पाक जल डमरू मध्य द्वारा। नेपाल, भूटान एवं चीन की सीमाओं से मिलने वाला भारतीय राज्य है सिक्किम। असम, त्रिपुरा, नागालैंड एवं पश्चिम बंगाल राज्यों में से किसके तीन तरफ अंतरराष्ट्रीय सीमा है, तो त्रिपुरा। भारत का सबसे पड़ोसी देशों में से मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम है नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश। असम, सिक्किम, बिहार, अरुणाचल प्रदेश में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बनाता है, तो बिहार हो जाएगा। अगले भाग पे आ जाते हैं, जो कि भारत के भौतिक विभाजन की बात करता है, और इसमें पहला पॉइंट हो जाएगा भारत के प्राकृतिक प्रदेश को भी हम यहाँ से पढ़ने वाले हैं। यहाँ से भी बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, जो भारत को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, या अलग अलग प्रदेशों के क्या नाम है, वो कहाँ पर पड़ते हैं, किन किन राज्यों में पड़ते हैं, इस संबंध में यहाँ से प्रश्न
बनते हैं भाई। तो भाइयों और दोस्तों, हमारे इस प्रश्न को भी अच्छी तरीके से देखेंगे और यहाँ से आपका रिवीजन अच्छा हो जाएगा। तो भारत के प्रमुख प्रदेश पढ़ रहे हैं हम लोग। कथन 1 है, जेडी डाना ने भारतीय उपमहाद्वीप के चट्टानों के भूगर्भिक इतिहास के लिए एक विशेष भूगर्भिक समय मापक तैयार किया। कथन 2 है, भूगर्भिक समय मापक के अनुसार भारतीय चट्टानों को आर्कियन, पौराणिक, द्रविड़ियन तथा आर्यन युग में विभाजित किया जाता है। कथन 1 असत्य है, परंतु कथन 2 सत्य हो जाएगा। तो कथन दूसरा आपका सही है। भारत के उपबंध पुरा चुंबकीय परिणामों के संकेत मिलते हैं कि भूतल में भारतीय स्थल पिंड सरका है। किधर की तरफ? तो उत्तर की तरफ। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते थे गोंडवाना लैंड। भारत विभाजित है 4 प्रकृति प्रदेशों में। किसमें? 4 प्रकृति प्रदेशों में भारत को बांटा जा सकता है मुख्य रूप से। उत्तराखंड में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। तराई क्षेत्र में यदि हिमालय पर्वतीय श्रेणी नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव होता। देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीतल लहरों का अनुभव सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित तथा मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। कथन सत्य की बात कर लें तो भौमिकी दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है। हिमालय विश्व में सबसे नवीन वलित फोल्डेड पर्वतों को प्रदर्शित करता है। भारत में गोंडवाना से शिलाओं में कोयले का बृहत्तम भंडार स्थित है। भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में सही कथन की बात कर लें तो संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। कश्मीर घाटी की रचना एक समभिन्नति में हुई। गंगा मैदान की रचना एक अग्रवर्त में हुई है। तो आगे हम बात करेंगे भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण हुआ है। भूमि के उत्खनन एवं निर्गमन के कारण। सही सुमेलन को भी देख लेते हैं। तो सही सुमेलन है उत्पत्ति और काल के बारे में। दक्कन ट्रैप क्रिटेशियस आदि नूतन में। पश्चिमी घाट उत्तर नूतन सोनोजोई काल में। अरावली प्री कैम्बियन काल में। नर्मदा त्राप्ति जलोढ़ निक्षेप अत्यंत नूतन है। केरल का कुट्टानाड या कुट्टानाडु प्रसिद्ध है भारत के न्यूनतम ऊंचाई वाले क्षेत्र के रूप में। इसे केरल का धान का कटोरा कहा जाता है। FAO द्वारा इसे वैश्विक महत्वपूर्ण कृषि विरासत घोषित किया गया है। मुंगेर, रोहतास, जमुई, नवादा में से वह जिला जो धारवाड़ भू-स्तरीय रचना वाला नहीं है, तो रोहतास। सिंधु क्षेत्र, गंगा क्षेत्र, असम क्षेत्र तथा मध्य भारत क्षेत्र में से वह क्षेत्र जो मरुस्थल है, सिंधु क्षेत्र। विंध्यन, कुडप्पा, धारवाड़, गोंडवाना में से वह चट्टान प्रणाली जो भारत में नवीनतम है, तो गोंडवाना। क्या हो जाएगा? गोंडवाना हो जाएगा। अगला इसका भारत का भौतिक स्वरूप का ये दूसरा पॉइंट है। इससे पहले एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। गंगा के मैदान को वर्णित किया गया है तो एक जियोसिन क्लाइन या भू अभिनति गर्त के रूप में। दूसरा पॉइंट लेकर चलते हैं, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। तो कथन ए बात करता है हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी हैं। तो कारण आर कहता है हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त करता है। तो देखेंगे हम कथन ए तथा आर दोनों सही हैं,
परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है। तो दूसरा कारण को पढ़ लेते हैं। हिमालय से निकलने वाली नदियां सतत वाहिनी हैं। कारण आर कहता है हिमालयी नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों में स्थित है। ए और आर दोनों सही है और आर ए की पुष्टि करता है। ठीक है। हिमालय की रचना सतत वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है बृहद हिमालय श्रेणी। उत्तर भारत में उप हिमालय हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है। तो भावर हिमालय का पर्वतपदीय प्रदेश है, तो शिवालिक जो है पर्वतपदीय क्षेत्र हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न बनता है शिवालिक पहाड़ियां हिस्सा है किसका? तो हिमालय का। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है तो सेनोजोइक या प्लायोसीन युग में। वहीं अगले प्रश्न की अगर बात कर लें तो शिवालिक श्रेणियों की औसत ऊंचाई है 900 से 1100 मीटर के मध्य। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है गिरिपद की स्थिति का। अगले प्रश्न की हम बात करेंगे, सतलज और काली नदी के मध्य स्थित हिमालयी भाग कहलाता है तो कुमायूं क्षेत्र कहलाएगा, यानी कुमायूं हिमालय। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और सिक्किम एवं हिमाचल प्रदेश में से हिमालय पर्वत श्रेणियां स्थित नहीं है, तो उत्तर प्रदेश में ये श्रेणियां स्थित नहीं है। यहाँ पर भी हिमालय के तरुण वलित पर्वत नवीन मोड़दार पर्वत के साक्ष्य कहे जा सकते हैं। गहरे खड्ड, यू घुमाव वाली नदी मार्ग, समानांतर पर्वत श्रेणियां भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता है। तो नीचे दिए हुए जम्मू कश्मीर और लद्दाख के मानचित्र की जांच कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा 1 2 3 4 श्रेणियों की बात करता है। इसमें से पहली हो जाएगी काराकोरम, दूसरी हो जाएगी लद्दाख, तीसरी हो जाएगी आपकी जास्कर और सबसे लास्ट में हो जाएगा पीर पंजाल। ठीक है। लघु हिमालय स्थित है शिवालिक और महान हिमालय के मध्य में। पश्चिम भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम है। तो शिवालिक, लघु हिमालय, महान क्षेत्र इससे संबंधित हो जाएगा। विंध्य, अरावली, शिवालिक और अन्नामलाई में से सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है तो शिवालिक। उच्चावच आकृतियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही क्रम है तो धौलाधर, जास्कर, काराकोरम लद्दाख और काराकोरम सबसे लास्ट में आएगा। पहला धौलाधर 1 नंबर पे, जास्कर 2 नंबर पे, लद्दाख 3 नंबर पे और काराकोरम 4 नंबर पे आएगी। वहीं हिमालय में उत्तर दक्षिण की ओर के क्रम वाली पर्वत श्रेणी है तो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी जास्कर पर्वत श्रेणी के मध्य स्थित है। लद्दाख पर्वत श्रेणी, काराकोरम पर्वत श्रेणी इसी क्रम में ये उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ती हुई मिल जाएंगी। हिमालय में पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत श्रेणियों का सही क्रम है तो कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और धौलागिरी। हिमालय की पहाड़ी श्रृंखला में ऊंचाई के साथ साथ इन कारणों से वनस्पति में परिवर्तन आता है तो तापमान में गिरावट, वर्षा में बदलाव, मिट्टी का अनउपजाऊ होना। अजंता, पालकोडा, कैमूर पटकाई श्रेणियों में से उत्पत्ति की दृष्टि से सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है तो पटकाई श्रेणियां जो हैं वो हिमालय की सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणियां हैं। नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम राज्यों में से पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है तो त्रिपुरा। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है जम्मू और कश्मीर में, अविभाजित जम्मू कश्मीर में। अटल टनल से संबंधित सही कथन की व्याख्या करेंगे तो इसको भी देख लेते हैं। इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया जा रहा है। यह मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ती है। यह हिमालय के पीर पंजाल
पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद थोड़ा सा और रह गया है अगला पेज, जिसको हम पढ़ लेते हैं। और ये भौतिक प्रदेश का दूसरा खंड यहीं पर हमारा हम लोग समाप्त कर लेंगे। थोड़ा सा धैर्य और बना लीजिए, बस 2-4 मिनट और। वीडियो को जरा सा पूरा देखिएगा और बहुत अच्छे-अच्छे क्वेश्चन हैं। अगर आप 1 से 2 बार रिवीजन करेंगे तो दोस्तों बहुत ही अच्छा आपका रिवीजन हो जाएगा। अटल सुरंग रोहतांग हिमाचल प्रदेश की लंबाई है तो 9.02 किलोमीटर की अटल सुरंग की लंबाई हो जाएगी। जास्कर लद्दाख पश्चिमी पीर पंजाल एवं पूर्वी पीर पंजाल में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? तो ये हो जाएगा आपका पूर्वी पीर पंजाल, कश्मीर घाटी स्थित है। बृहद हिमालय हिमाद्री व पीर पंजाल श्रेणी के मध्य। अक्साई चीन का भाग है। लद्दाख पठार। ग्रेट हिमालय की ऊंचाई है 8,848 मीटर पॉइंट 8.6 मीटर। हिमालय पर्यायवाची है मध्य हिमालय का। भारत में अरावली विंध्याचल श्रेणी एवं हिमालय श्रेणी तथा पूर्वी घाट में से नवीनतम श्रेणी है तो हिमालय श्रेणी। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है तो सरोवरीय मैदान का। हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में सही कथन है। क्या सही कथन होगा? लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं। बाह्य हिमालय एवं लघु या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। सत्य कथन की चर्चा करेंगे तो भारत में हिमालय 5 से अधिक राज्यों में फैला हुआ है। पश्चिमी घाट केवल 6 राज्यों में फैला है। पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में फैली हुई है। हिमालय पर्वत श्रेणियां उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एवं हिमाचल प्रदेश में से किस राज्य में स्थित नहीं है? तो उत्तर प्रदेश में हिमालय श्रेणियां स्थित नहीं है। आगे बात कर लेंगे हिमाद्री श्रेणी, अरावली श्रेणी, पश्चिमी घाट, विंध्याचल श्रेणी में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? तो हिमाद्री हो जाएगी। कथन ए की बात करें, भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में स्थित है। कारण आर की बात करें, हिमालय में कई अनुदैर्ध्य उत्क्रम क्षेत्र अवस्थित है। कथन ए की बात कर लेंगे तो कथन ए तथा कारण आर दोनों सही हैं तथा कारण आर तथा कारण ए की सही व्याख्या करता है। और अगला प्रश्न है, हिमालय के किस भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है? तो कश्मीर हिमालय में करेवा भूमियां मिलती हैं और ये भूमियां केसर के लिए बहुत ही उपजाऊ मानी जाती हैं। उसी के साथ अगला प्रश्न है, कैलाश पर्वत किस क्षेत्र में अवस्थित है? तो कैलाश जो पर्वत है वो तिब्बत में स्थित है। चुआऊ लहासे अन्नामलाई एवं सिरुमाली में से वह पर्वत श्रेणी जो हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है तो हो जाएगा चौऊ एवं लहौसे पर्वत श्रृंखला। इसी के साथ ये दूसरा खंड हमारा भूगोल का समाप्त हो जाएगा और अगला वीडियो हम अगला टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। इसी तरीके से हमारे वीडियो से जुड़े रहें। जुड़ने के लिए एग्जाम बूस्टर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और कोई नई जानकारी पाने के लिए हमको अधिक से अधिक कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।